हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे कोलिजन को, कितने प्रकार के कोलिजन होते हैं और डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम कोलिजन को कहां कहां पढ़ते हैं। शायद कभी आप लोगों ने स्नूकर खेला हो, चलो स्नूकर नहीं खेला, कंचे तो खेले होंगे, है ना। तो जब वो दो आपस में टकराते हैं तो कोलिजन होता है। कभी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, कोलिजन हो गया। लेकिन कोलिजन सर इससे भी बहुत ऊपर है, इसमें बहुत चीजें पढ़नी। जैसे कि मान लीजिए कभी आप इमेजिन करो, वो बचपन में वो नहीं लेते थे, एक वो बॉल होती थी, वो उसको मैजिक बॉल बोलते थे, हाँ। वो ऐसे फेंकते थे, वो रिबाउंड करके वापस आती थी, याद है, क्रेजी बॉल। तो नीचे टकराती है, क्लाइड करती है, फिर वापस आती है, फिर यहां टकराती है, फिर वापस आती है। सारे कोलिजन से तो हैं। कोलिजन, टकराव, कोलिजन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और कोलिजन में सबसे पहली बात जो हम लोगों को समझनी है वो ये कि कोलिजन का मतलब टकराव तो होता है सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोलिजन के दौरान फिजिकल टच हो, फिजिकल कांटेक्ट बॉडीज का हो। भाई आपने एग्जांपल लिया बिलियर्ड्स बॉल का, मान लो हमने कहा साहब एक बिलियर्ड बॉल ये रही, एक बिलियर्ड बॉल ये रही, ये दो आपस में कोलाइड करी, हाँ सर फिजिकल कांटेक्ट होगा, टकराई, हो सकता है रिबाउंड करके ऐसे चली गई, सही है सर, बात चेंज हो गया इनका। टकराई तो है ना, फिजिकल कांटेक्ट, आवाज आएगी, टक आवाज आएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, कोई भी केस हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, भाई जैसे इस वाले में तो ये एक्चुअल में फिजिकली टच करेगा यहां से आके, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो ये थोड़ा दूर से ही निकल जाएगा, इसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि दो चार्जेस सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के, अगर मैं बोलूं साहब ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के बस यहां तक जा सकता है, मान लो, उसके बाद इसको रिबाउंड करना पड़ेगा, ये फिजिकल कोलाइड नहीं कर सकते। ऐसा अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं, और हम लोग इसको जब 12th क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वहां पे एक टर्म भी पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि कोलिजन का मतलब ये नहीं कि आवाज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऐसे निकल गया साहब, मतलब ऐसे देखा और मुड़ गया। वो जैसे दिलवाले में नहीं था, काजोल आया था, नए वाले दिलवाले, जब काजोल आया, शाहरुख खान आया, ऐसे निकल गए बस, कोलाइड कोलाइड करके सब, मतलब कोलाइड हो, देखा लेकिन टच नहीं किया, देख रहे हो, टच नहीं किया, कांटेक्ट नहीं हुआ। तो कोलिजन इज सेड टू टेक्स प्लेस इफ देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट और इफ देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, बट हाँ उनके पाथ में चेंज आना चाहिए। क्या लिखा है, कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज ईदर इफ दे physically collide against each other or if the path of one is affected by other. यानी for collision to takes place the actual physical contact is not necessary, जरूरी नहीं है कि physical contact हो ही हो, सही है। Now we have different classifications of collision. collision ना अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जो पहला collision यहां पे आ रहा है उसका नाम है बच्चों इलास्टिक। इलास्टिक, इलास्टिक गर्ल याद है, वही सही है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन कौन सा है सर? इलास्टिक कोलिजन सर वो कोलिजन होता है जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। यानी सर बाकी में होता है, हां सुन तो ले पहले, आप कोलिजन को पढ़ते हुए एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पकड़कर चलो बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ देयर इज एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसे प्रकार का कोलिजन होता है जिसमें कोई भी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। देखो आप समझो इस बात को, मैंने पहले भी पढ़ाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप मैंने वर्क एनर्जी के यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं, पीछे जाकर देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज यूनिवर्सल लॉ। ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, दो स्नूकर बॉल के लिए, दो कंचों के लिए, सबके लिए वैलिड होते हैं बच्चों। यानी अगर कोई भी प्रोसेस अकर हो रही है तो हमेशा, चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो बच्चों, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा, बशर्ते आइसोलेटेड सिस्टम हो, बाहर से कोई और दूसरा फोर्स नहीं लग रहा। इमेजिन करो दो बॉल्स आ रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा भाई, इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा वैलिड होगा ही होगा। तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुन लो कि किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बच्चों टोटल एनर्जी में फर्क है भाई, टोटल एनर्जी थी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। मैं जब भी बोलता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने स्टेटमेंट बोली है, प्यार कभी मरता नहीं, तुम लोगों को मालूम होगा, वो बस ट्रांसफर होता है, तुमने सुनी है मेरी बात। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब भी मैं बोलूंगा, आप ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं टोटल एनर्जी की, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की, सिर्फ काइनेटिक की नहीं। तो किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? मोशन वाली एनर्जी, जब बॉडी मूव कर रही है, जो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट निकले तो वो हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, समझ रहे हो? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट क्या बन गए कि सब मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट, फोर्सेस इन्वॉल्व क्या होंगे? कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने लेक्चर पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब लेक्चर पे। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके अगेंस्ट में किया गया काम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव पे करता है। बट सिर्फ पॉइंट है सर, याद रख लेना, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा बताओ इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन दो या उसको एक्सप्लेन करो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए। दूसरा कोलिजन शुरू करते हैं, ये तो था इलास्टिक। दूसरा कोलिजन होता है बच्चों इन इलास्टिक। नाम देखो क्या लिखा, इन इलास्टिक, ये पूरा एक नाम है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों वो टाइप ऑफ कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पीछे पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ाया था? देयर इज अ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती थी? कंजर्व रहती थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। सर मोमेंटम, हाँ वो तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। टोटल एनर्जी, सर वो तो कंजर्व रहेगी। और यहां पे जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सर नॉन कंजर्वेटिव। पॉइंट क्या है कि सर if there is a loss of kinetic energy, it is said to be inelastic. It is said to be inelastic collision. It is said to be inelastic collision. तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बड़ा सिंपल है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इनइलास्टिक कोलिजन, है कि नहीं? हाँ, काइनेटिक एनर्जी के अलावा टोटल एनर्जी दोनों में सेम रहेगी सर, लीनियर मोमेंटम दोनों में सेम रहेगा सर। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ और टाइप ऑफ कोलिजन्स भी होते हैं। इन कोलिजन्स के अलावा भी, जैसे इलास्टिक और इनइलास्टिक हमने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया, अब इन्हीं को थोड़ा सा घुमाते रहेंगे, थोड़ा अलग अलग कैटेगराइज बनाते रहेंगे। बट अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो इलास्टिक और इनइलास्टिक होते हैं, उनके अलावा भी क्लासिफिकेशन एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि अगला जो कोलिजन मैं बता रहा हूं वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। है पूरा नाम बच्चों ध्यान रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे मान लो, इमेजिन करो एक बॉडी है, ये रुकी हुई है, इमेजिन करो पीछे से कोई बॉडी आई मूव करते हुए और ये आपस में टकराई और टकराकर चिपक गई, और चिपकने के बाद एक कंबाइनली चलने लगी, तो इस प्रकार के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो पढ़ लेते हैं, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव्स एज अ सिंगल बॉडी विद अ कॉमन वेलोसिटी, देन अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली, ये पूरा एक नाम है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन इन सच कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ये धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएंगे कि देखो मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन जो एनर्जी का लॉस है वो सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होता है। अगला है बच्चों, नाम है सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोसिव कोलिजन। देखो ये ना सब कैटेगरीज हैं, आपको तो दो बातों पे ध्यान रखना है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। बट ठीक है, डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं फटाफट। सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोसिव कोलिजन, इन सच कोलिजन देयर इज अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि इमेजिन करो, मान लीजिए एक बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है, अब ये रुका हुआ है ये रेस्ट पे, लेकिन जैसे ही ये फटा क्या होगा?
इसके पार्टिकल्स पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो हमने क्या बोला, देयर इज अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस अकर्स इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वो रुका हुआ था, वो बैठा हुआ था, वो फट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एग्जांपल क्या, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, सुना है वो पटाखों की बात कर, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली। जैसे वो एग्जांपल नहीं है क्या, वो यार फूक बम नहीं होता था, ऐसे फेंक के मारो उसमें से पत्थर निकल जाते थे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी में। सही है, चलो अगला, अगला लिखा है बच्चों हेड ऑन एंड ऑब्लिक। ये क्लासिफिकेशन मैं मानता हूं, these two classifications are made not on the basis of energy conservation or not on the basis of kinetic energy or forces involved. These two types or these two categorizations are done on the basis of behavior of motion. जो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये है और दूसरी बॉल इसके जस्ट सामने है, और ये रखी हुई है, ये रखी हुई है, ये रखी हुई है, ये रुकी हुई है, ये रेस्ट पे है मान लीजिए। अब मान लीजिए ये वाली बॉल आई और इससे टकराई ऐसे, जैसी ये बॉल इससे टकराई यहां पे इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन पे है। जब हमारे दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सिंपली भाषा में सेंटर अगर एक ही लाइन पे हो, तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो हो सकता है कि दोनों के दोनों आगे चलने लगे, लेकिन चलेंगे बच्चों ये एक ही लाइन में। इन्हें बोलते हैं हेड ऑन, जब इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक ही लाइन पे हो। सही है क्या, इसको वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मान लीजिए एक हमारे पास बॉल यहां है और मान लीजिए दूसरी जो बॉल है मान लीजिए वो यहां है, यानी इसका सेंटर बच्चों यहां है और इसका सेंटर यहां है। तुम जानते हो, तुमने जरूर कैरम खेला होगा, लॉकडाउन में तो सबके यहाँ कैरम निकल गए थे बाहर, है ना। तो मुझे मालूम है जब ये इससे टकराएगा तो ये वाली बॉल ऑफ कोर्स ये यहां जाएगी और ये वाली बॉल कहीं नीचे जाएगी। इसका मतलब ये जो कोलिजन होगा, इस कोलिजन में कोलिजन के बाद, इस कोलिजन के बाद टू डायमेंशनल मोशन होगा, एंगुलर मोशन होगा, और एंगुलर के लिए एक शब्द होता है ऑब्लिक। तो कौन सा कोलिजन हो गया, ऑब्लिक, टू डायमेंशन कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। तो ये जो दो क्लासिफिकेशंस मैं कर रहा हूं, कैटेगराइजेशंस कर रहा हूं, ऊपर वाला डायग्राम दिखाई नहीं दिया तुम लोगों को, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं दोबारा से। सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। तो ये वाला कोलिजन कौन सा बोला मैंने, हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब सेंटर से सेंटर कोलाइड कर रहा है ना, मतलब उसी लाइन पे है। तो भैया ये एक ही डायमेंशन में जाएंगे, वन डायमेंशन में मोशन जो है एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है, एंगुलरली होता है। कैसा होता है, एंगुलरली को ऑब्लिक बोलते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं रिपीट कर दूं, मैं कह रहा हूं ये जो दो हमने क्लासिफिकेशन की कोलिजन्स की, ये हमने बेस की किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, कि सब कोलिजन के बाद मोशन कैसा हो रहा है, टकरा कैसे रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी और नेचर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व। तो आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन ऐसे समझनी कि हाँ भाई कोलिजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, तो इलास्टिक और इनइलास्टिक, फिर सुपर इलास्टिक, और ये सब हमने पीछे पढ़ा है ना। दूसरी की हम लोग बात करें कि अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन कंसिडर करूं, तो वी हैव टू टाइप ऑफ कोलिजन, पहला हेड ऑन और दूसरा है ऑब्लिक। ठीक है जी, तो ये क्लासिफिकेशन से ध्यान रखेगा। लेकिन एक चीज इन सब में जो कॉमन है वो ये, सब में कॉमन है वो ये कि इन सब प्रकार के कोलिजन्स में हमारा लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। यहां लिखा है शो दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन, चाहे कैसा भी कोलिजन हो, चाहे 1D हो चाहे 2D। 1D का मतलब क्या है बच्चों, 1D का मतलब है हेड ऑन कोलिजन, यानी हेड से हेड टकराया ना, बिल्कुल सामने सामने से, एकदम सामने सामने से। अगर जैसे कैरम खेला ना, तो कभी आपको पॉकेट में यहाँ कॉइन डालना, वो जो गीटी होती है रानी सफेद जिसके 20 नंबर होते हैं, काली जिसके 10 नंबर होते हैं ना, तो अगर इसको डालना तो हमें ऑफकोर्स पता है मुझे कि उसको एंगुलरली मारना, तो हमें यहाँ से हल्का सा टच करेंगे, ये इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। तो ये है ऑब्लिक या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन विच इज वन डायमेंशनल मोशन, और ऑब्लिक या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन। तो चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, मैं कह रहा हूं चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ आपका मोशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की बात करें, हमेशा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। और उसको मैं यहां पे शो कर देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और इसका जो मास है मान लीजिए कितना है, m1 है, और इसकी जो स्पीड है मान लीजिए कितनी है, u1 है। सही है, और ये दूसरी बॉडी है, मान लीजिए ये है m2, और इसकी स्पीड जो है मान लीजिए कितनी है, u2 है, और मान लीजिए आपस में क्या करे, कोलाइड हुए।
कोलाइड होने के बाद इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया होगा। तो ऐसा कुछ स्टेट रहा होगा बच्चों कि ये रहा m1 और यहां रहा मान लीजिए m2, सॉरी ऊपर बनाया तो यह रहा m2, और इस पे फोर्स लगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे फोर्स लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21। सही है। अब मैं न्यूटन का ही एक और लॉ ले रहा हूं जो है न्यूटन सेकंड लॉ। तो लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F12 का फॉर्मूला होगा dp1/dt। सवाल है सर ये कैसे लिखा? देखो F का फॉर्मूला dp/dt होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। F का फॉर्मूला dp/dt, p का मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो F का फॉर्मूला है बच्चों dp/dt, लेकिन जब फोर्स लगा 1 पे तो मोमेंटम चेंज किसका हुआ? 1 का चेंज हुआ। सिमिलरली अगर मैंने लिखा F21 यानी फोर्स किस पे लगा? 2 पे, किसकी वजह से? 1 की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ? ऑफ कोर्स किसका चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। तो जब मैंने लिखा F12 तो फॉर्मूला होगा dp1/dt, और जब मैंने लिखा F21 तो फॉर्मूला होगा dp2/dt। ये मेरा न्यूटन सेकंड लॉ से हमने स्टेटमेंट लिखा। अब क्या करता हूं मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, तो 1 and 2 को ऐड किया तो आ गया F12 प्लस F21 इक्वल्स टू d/dt ऑफ P1 प्लस d/dt ऑफ P2। सही है। मैं इनमें से d/dt बच्चों यहां से कॉमन निकाल लेता हूं। यह आ गया मेरा P1 वैक्टर प्लस P2 वैक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो P1 का मतलब हो गया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, और P2 का मतलब हो गया मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, मतलब हमारा टोटल मोमेंटम हो गया। खैर मैं इन वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट ठीक है। अच्छा, मुझे जो कि पता है कि F12 माइनस ऑफ F21 होता है, तो अगर मैं इसे उठा के यहां डालूं तो ये तो कट जाएगा भाई। अगर आपने इसको डाल दिया F12 वेक्टर और F21 की जगह माइनस ऑफ F12 डाल दिया, तो दिस बिकम्स व्हाट? 0। तो हमारा ये वाला पोर्शन कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0। तो 0 बराबर किसके आ गया? d/dt ऑफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये रिलेशन बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। भाई हमने रूल पढ़ा है कि हम भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चों होता है चेंज ऑब्जर्व करना। अगर कोई कांस्टेंट है उसमें चेंज तो होगा ही नहीं, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। दूसरा उल्टा करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कह रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। यानी अगर किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकाले वो 0 आ जाए, यानी वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करके 0 आ रहा है, यानी वो बता रहा है कि हमारा ये कांस्टेंट है। देयरफॉर इट इंप्लाइज व्हाट? देयरफॉर P1 प्लस P2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब ही क्या हुआ? ये प्रूव कर दिया हमने कि जो लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कि कांस्टेंट है। तो प्रकार कोई भी हो कोलिजन का, जैसे हमने पीछे 6 प्रकार पढ़े, कोई भी प्रकार हो कोलिजन का, लेकिन हमारा कंजर्वेशन तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब समय आ गया है बच्चों हम लोगों को इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में पढ़ने का। इलास्टिक कोलिजन को तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? याद करो, 1 डायमेंशन का मतलब था बच्चों हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब सर, हेड ऑन का मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर क्या होगा? सेम लाइन पे होगा। तो जब ये टकराएंगे तो आगे पीछे चलेंगे, ये ऐसे एंगुलरली नहीं फैलेंगे, ये 2D में नहीं फैलेंगे। हेड ऑन या फिर 1 डायमेंशनल बात एक ही है। तो हम लोग जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पे हमने 2 बॉडीज ले ली हैं, तो यहां पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि व्हेन 2 बॉडीज मूविंग अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन कोलाइड विद ईच अदर विदाउट अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम लाइन आफ्टर कोलिजन, इट इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है सर, भाई सेम लाइन में चलता रहे, करंट की कोई लॉस ना हो, तो क्या होगा? वो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन होगा। और क्या होगा? सही तो है। इसके लिए मैंने 2 बॉडीज ले ली, एक का मास ले लिया मैंने m1, दूसरे का मास ले लिया मैंने m2।
इनिशियली वो चल रही है सेम स्ट्रेट लाइन पे विद स्पीड u1 एंड u2, और मैं मान लेता हूं कि u1 जो है क्या है, ग्रेटर देन u2 है, और हम कंसिडर कर रहे हैं बच्चों क्या, हेड ऑन कोलिजन, और कोलिजन के बाद वो भी सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं और उसकी स्पीड है v1 एंड v2। अब मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देता हूं, मतलब पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मान लीजिए आपके पास है एक बॉडी, इसका मास है m1, ये चल रही है क्या, u1 स्पीड से। ये दूसरी बॉडी, इसका मास है क्या, m2, ये चल रही है क्या, u2 स्पीड से। और u1 की वैल्यू क्या है बच्चों, u1 की वैल्यू u2 से क्या है, ज्यादा है। जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, तो पक्का है कि ये पीछे से आके इसको हिट कर देगा। मान लो u2 ज्यादा निकल जाए, इमेजिन करो, मान लो u2 ज्यादा हो और u1 कम हो, तो कभी इनका कोलिजन हो ही नहीं पाएगा सर। कोलिजन होने के लिए क्या है, पीछे वाली की स्पीड क्या होनी चाहिए, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए दोनों बराबर बराबर हो जाए, तो मान लो दोनों बराबर बराबर हो जाए, तो u1 की वैल्यू u2 के बराबर हो जाए मान लो, तो कभी भी आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाएंगे सर, ये है ना, कोलिजन होगा ही नहीं सर यहाँ पे। जब कोलिजन होगा ही नहीं तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कुछ भी चीज को। तो हम मान के चल रहे हैं कि u1 क्या है, ज्यादा होना चाहिए u2 से। तो ये कंडीशन होगी बच्चों बिफोर कोलिजन, ये हो गए बिफोर कोलिजन। अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन m1 जो है और m2 जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ड्यूरिंग कोलिजन का स्टेट, है ना। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन भाई m1 जो है वो v1 स्पीड से चलने लगेगा और m2 जो है वो v2 स्पीड से चलने लगेगा। m1 जो है वो v1 स्पीड से चला और m2 जो है वो v2 स्पीड से चला। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, भाई यहां तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, यहां पे हमें v1 और v2 कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। ये जो पिक्चर हो गई, ये हो गई बिफोर कोलिजन की, ये क्या है बिफोर कोलिजन, और ये क्या है आफ्टर कोलिजन, और ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये जो है स्टेट हम लोग को स्टडी करनी है कि पहले ऐसे था, कोलाइड हुआ, अब ऐसे हो गया। तो कोलिजन के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, कोलिजन के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, v1 कितनी होगी, v2 कितनी होगी, मुझे कोलिजन के बाद उसकी स्पीड निकालनी है, सही है। तो शुरू करने से पहले बड़ी सिंपल सी बात से शुरू मैं करूंगा, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो। देखो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें पता है ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन की जगह इन इलास्टिक होता, पूरा नाम ध्यान रखो बच्चों, ये है इलास्टिक कोलिजन, हम किसी बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की। लेकिन अगर ये इन इलास्टिक होता, मैं ये बोल रहा था, खैर हम तो इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये हमने क्या माना है, कौन सा कोलिजन है, ये कोलिजन है कौन सा, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन था जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन था जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी। बस ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो। काइनेटिक एनर्जी जैसे इलास्टिक ये है, इन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व, फोर्सेस इन्वॉल्वड हियर कंजर्वेटिव, फोर्सेस इन्वॉल्वड हियर नॉन कंजर्वेटिव। बस एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए, ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज़ डिफरेंस तो हमारे 2 ही बने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एज लीनियर मोमेंटम, as linear momentum is conserved, as linear momentum is conserved in all type of collisions, in all type of collisions। भाई मैंने all type of collision लिख तो दिया, लेकिन जरूरी तो नहीं है, हम बोल देते हैं linear momentum is conserved, सीधा भी बोल सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम, भाई लीनियर मोमेंटम का सबको फॉर्मूला पता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना बन गया, इसका ये बन गया m1 u1, इसका कितना बन गया, ये बन गया m2 u2। और चूंकि ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम सिंपली ऐड करके चल रहे हैं। तो ये मेरा हो गया इनिशियल मोमेंटम, अगर आप ध्यान दे तो, है ना। m1 इंटू u1, इसका कितना हो गया m2 इंटू u2, इनको ऐड कर दिया, बराबर किसके बराबर। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू v1, m1 इंटू
v1 प्लस ये कितना हो गया m2 इंटू v2। तो ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या फाइनल मोमेंटम। आप लिखना चाहें तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि ये कौन है, ये मेरा पी है और ये कौन है सर मेरा, ये मेरा पी एफ है। पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, कंजर्व होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 1 वाले एक तरफ कर रहे हैं और 2 2 वाले एक तरफ कर रहे हैं। इवन ऑड, बिल्कुल केजरीवाल मॉडल है ना। तो m1 u1 इधर आ गया माइनस ऑफ m1 v1 बराबर किसके आ गया m2 v2 माइनस m2 u2। सही है। कॉमन निकाले कितना आ गया m1 u1 माइनस v1 बराबर किसके आ गया m2, कॉमन निकाल लिया v2 माइनस u2। ठीक है ना, सिंबल जरा ध्यान से बनाना। ये हमारा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। मुझे मालूम था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मैंने उसे लगा दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, काइनेटिक एनर्जी की, है ना। काइनेटिक एनर्जी की मैं लिखता हूं एज इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। एज इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो सिंपल तो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, ये निकलेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इस वाले का कितना आएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर फाइनल की यहां पे आ गई, कितना आ गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सही है। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 u2 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ये सारी इसकी आ गई ये वाली, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सही है क्या। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। सबसे पहले तो हाफ से हाफ में सारा काट ही देता हूं, हाफ से तो सारा कट ही जाएगा ये, है ना। अब वही इवन अलग ऑड अलग, यानी 1 अलग और 2 अलग। क्या हुआ, ये हो गया बच्चों m1 u1 स्क्वायर, उसको धर ले गया बच्चा, माइनस ऑफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वाले को धर ले गया m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, कॉमन निकाल लिया, m1 कॉमन आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन निकाल लिया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सिंपल है। अब मैं करता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कर ही लेता हूं। चलो ये आ गया u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, है ना। वो रूल लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा m2 ये जगह m2, ये आ गया v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। सही है। इसको इक्वेशन नंबर अपन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इसको डिवाइड करो, साफ दिखाई दे रहा है जैसे ही आप डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो कटेगा क्या, देखो कटेगा बच्चों m1 से एक m1 कट जाएगा। सही है। रंग अलग कर लेता हूं, थोड़ा सा दिखाई भी देगा हम लोगों को, है। m1 से m1 काट दिया। सही है। अच्छा राइट हैंड साइड में m2 से m2 काट दिया। सही है। डिवाइड किया तो u1 माइनस v1 यहां है, u1 माइनस v1 यहां है, ये भी आपस में कट गया। सही है। ये भी कट गया। राइट हैंड साइड में v2 माइनस u2 यहां है, v2 माइनस u2 यहां है, ये भी कट गया। सही है। तो ऑन डिवाइडिंग बस बचेगा क्या, मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो ऑन डिवाइडिंग क्या बचेगा, बस ऑन डिवाइडिंग हमारे पास बचेगा u1 प्लस v1। नहीं समझ में आ रहा क्या, इजी है यार, अभी डिवाइड करके दिखा रखा है, और क्या अगली स्लाइड पर कर दूं, नहीं ना, ये समझ में आ रहा है लोगों, है ना। तो भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन नंबर 2 को पूरी इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अलग डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड अलग डिवाइड करेंगे। तो u1 प्लस v1 बराबर किसके आएगा v2 प्लस u2। सही है। अब इनिशियल वेलोसिटीज
एक तरफ, फाइनल वेलोसिटीज एक तरफ, तो क्या आ गया u1 माइनस u2 बराबर किसके आ गया v2 माइनस v1। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। u1 माइनस u2 इज नथिंग बट इज अ डिफरेंस इन वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, एंड v2 माइनस v1 इज नथिंग बट डिफरेंस इन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस। अब इनिशियली दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, अप्रोच क्या कर रही थी, अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को, और फाइनली एक दूसरे से दूर जा रही थी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। इसीलिए हमने इस वेलोसिटी को बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, रिलेटिव क्यों बोला, बिकॉज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब निकालते थे, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। मिल रहा था डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है ये कहलाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये कहलाई रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले वो अप्रोच कर रहा था और कोलिजन के बाद वो सेपरेट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो अप्रोच, दूर जा रहे हैं तो क्या, सेपरेशन। तो हमने यहां से प्रूव किया, क्या हमने यहां से प्रूव किया कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सही है। और किसके बराबर आया ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्योंकि कोलिजन से पहले वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, इसलिए से बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसे बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सर नाम है, बस ये याद रखने हैं आपको। कई बार एग्जाम में सर यही प्रूव करने के लिए आ जाता है कि शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो तो मैं दोबारा बता दूं रिलेटिव क्यों बोला इसको। हमने थर्ड चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं दो ऐसी बॉडीज की जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमेशा उन वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ए वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। Because when two bodies are going in the same direction, relative velocity is always difference of two velocities. इसलिए मैंने इसको रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बोल दिया, इसको रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोल दिया। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और मैंने लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन बराबर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज कोलिजन से पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, और क्या बन गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकॉज कोलिजन के बाद एक दूसरे को से दूर दूर जा रहे हैं। तो यहां से रिलेशन दोबारा से लिख लेता हूं, ये आ गया था u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहां से v2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। चलो जी, v2 की वैल्यू निकाली, तो v2 की वैल्यू आई u1 माइनस u2 प्लस v1। ये मैंने एक इक्वेशन निकाल दी किसकी, ये निकाल दी मैंने v2 की। इस v2 की एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, इस v2 की एक्सप्रेशन को मैं यहां उठा के डाल रहा हूं इस इक्वेशन में 1 में, इस वाले में 1 में, ठीक है। तो पहले इसको भी मैं वहां लिख लेता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी आई थी m1 u1 माइनस v1, देख ले m1 u1 माइनस v1, और ये कितना आ गया था यहां पे बराबर m2, यह आया था v2 माइनस u2, चेक कर लो m2 v2 माइनस u2। ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपनी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग v2 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं उसको वहां रखूंगा, यहां रखूंगा, मतलब पीछे जाके रखूंगा, यहां तो मैंने इसलिए लिख दिया ना ताकि आपको ध्यान रहे, प्रॉब्लम ना समझने में। तो कितना आ गया, m1 u1 माइनस v1 बराबर नहीं सॉरी, है ना, बराबर अभी v2 रखना ना, इज इक्वल्स टू m2। अब रखी v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू कितनी है u1 माइनस u2 प्लस v1, सही है, माइनस ऑफ u2। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। देखो हमने क्या किया है, हमने यहां पे अगर आप ध्यान दो तो हमने सिर्फ v2 को उठा के यहां से यहां डाल दिया, यहां पे डाल दिया, देख रहे हो, v2 को उठा के यहां से यहां पे डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया
M1, ये आ गया U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2, ये आ गया U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। एक काम करते हैं, इस U2 को इस U2 के साथ ऐड कर देते हैं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया M1, ये आ गया U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2, ये आ गया U1, ये आ गया प्लस V1 माइनस ऑफ 2U2, माइनस ऑफ 2U2। सही है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है यहां से V1 हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटीज, तो इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं, कितना आया ये आया M1 U1, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, M1 U1 माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ M1 V1 इक्वल्स टू क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, M2 U1 प्लस प्लस M2 V1 माइनस माइनस 2M2 U2। चेक कर लो एक बार, हमने सिर्फ अंदर क्या किया है, हमने M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, M2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे चलते हैं, अभी हम लोग वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है 1 वाली V1 वाली, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये है V1 वाला और यहां पे भी V1 वाला, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको एक तरफ ले आते हैं। तो ये इधर ले आया, ये इधर ले आया, या इसको इधर ले जाते हैं, की बात है। ये आ गया M1 U1, इसको इधर ले गया, माइनस M2 U1, उसको भी इधर ले गया, प्लस 2M2 U2 बराबर किसके, अब ये वाला और ये वाला एक साथ रखना है, तो M1 V1 प्लस M1 V1। जरा चेक करो, हमने क्या किया है, इस वाले को रंग बदल देता हूं भाई, देखो इस वाले को तो मैं इधर ले गया हूं इक्वलिटी के, और इसको दोनों को मैं इधर ले आया हूं, यानी इन दोनों को मैं लेफ्ट में ले आया हूं, और इसको मैंने क्या कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया। कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये आ गया M1 माइनस M2 इंटू U1, कॉमन निकाल लिया दोनों में से, U1 कॉमन निकाल लिया, प्लस 2M2 U2 बराबर किसके, बराबर M1 प्लस M2 इंटू V1 के, M1 प्लस M2 इंटू V1। तो V1 कितना आ गया बेटे, V1 आ गया, ये आ गया M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। V1 की वैल्यू आ गई M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, इसको दोनों को अलग अलग करना है, बिकॉज हम जो फ्रैक्शन है ना उसको अलग अलग बना लेंगे, डिवाइड इसमें भी कर लेंगे, डिवाइड इसमें भी कर लेंगे। तो जो हमारा रिलेशन आएगा, यही लिख दूं तो बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, है ना। तो यही लिख देता हूं, ये आ गया क्या, V1 बराबर किसके आया, M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सही है, प्लस प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, रिलेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं और अच्छे तरीके से, बट ये रिलेशन क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया V1 बराबर V1 बराबर किसके, ये आ गया M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। चेक कर लो जरा एक बार, यही है M1 माइनस M2 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, 2M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सिंपल है, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, ये हमने निकाला V1, कैसे निकाला V1 निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जब एक्सप्रेशन यहाँ पे कहाँ थी, यहाँ पे थी, तो मैंने यहाँ से V2 को उठाया था और रिप्लेस कर दिया था मोमेंटम वाली इक्वेशन के अंदर। जब मैंने V2 को डाला तो V1 निकला। अगली बार क्या करेंगे, हम यहां से V1 निकाल लेंगे और फिर उसके अंदर डाल देंगे तो V2 निकलेगा। सही है, मतलब इस बार पहले हमने V2 सब्स्टिट्यूट किया, अगली बार हम V1 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो जब हम V1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, V2। और बड़ा सिंपल है, 1 की जगह 2 लगा दो, 2 की जगह 1 लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा क्या, M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाय U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और M2 प्लस M1 बात एक ही है ना। तो ये M1 की जगह M2 आ गया और M2 की जगह M1 आ गया, प्लस 2 क्या, M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये रिलेशन आ गया V1 और V2 का, ये रिलेशन आ गया। सही है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटीज की एक्सप्रेशंस। ये मेरी फाइनल वेलोसिटीज हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटीज हैं। फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो मैंने ऐसे कैसे रट्टा मारा मैं आपको बताता हूं, फिर आप देखना आपको सही लगे तो आप ऐसे कर लेना। मैंने कैसे याद किया, मैंने याद कर रखा दिमाग के अंदर कि एक तो 2 टर्म आनी है इसके अंदर, क्या नहीं 2 टर्म्स आनी है। जैसे मान लीजिए V1 की बात कर लेते हैं, एक इंस्टेंट के लिए हम V1 की बात कर लेते हैं। हमें पता है इसके अंदर 2 टर्म्स आनी है, और मुझे एक चीज भी ध्यान रख रही है, विजुअली मुझे याद आ रही है कि यहां पे भी M1 प्लस M2 है और यहां पे भी M1 प्लस M2 है। ये चीज मुझे हमेशा हिट करती है। सही है, दूसरा मैं निकाल रहा हूं V1, क्या निकाल रहा हूं, V1, यानी मैं 1 निकाल रहा हूं। मुझे ना यहां कुछ ऐसा याद रहेगा हमेशा कि यहां पे 2mu होता है, ऐसा मुझे हमेशा विजुअली याद रहेगा। आंखें बंद करो, सोचो, ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, यहां पे 2mu दिखाई देगा। अब चूंकि यहां पे 1 है, यहां पे क्या है, 1 है, ऊपर मत देखो, यहां देखो बेटा, ये क्या है, यहां पे 1 है, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 2 2, 1 की जगह 2 2 लिख दिया। अच्छा, दूसरा यहां पे क्या है, 1 है, 1 है। अच्छा, यहां मुझे दिखाई देता है ऐसे, मुझे हमेशा ना कुछ कुछ चीजें याद रहती है विजुअली, मुझे ये दिखाई दे रही होती है कि m माइनस एम इंटू यू। तो यहां पे 1 है, तो यहां पे लिख दो M1, यहां लिख दो M2 और यहां लिख दो U1। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। दोबारा सुनो, जैसे मान लो V2 लिखा, V2 लिखना, मान लो V2 लिखना है, तो क्या करूं, बीच में तो प्लस आएगा पक्का, या अलग पेज पे लिख लेता हूं, चलो अलग पेज पे लिख लेता हूं, अलग पेज पे लिखूं, यहां इसको हटा ही देता हूं। लो, मान लो मैं लिख रहा हूं V2, V2 लिख रहा हूं, V2 लिख रहा हूं, बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा, डिवाइडेड पे यहां पे M1 प्लस M2 आएगा, और यहां पे भी डिवाइड में M1 प्लस M2 आएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर यहां पे 2mu था और यहां पे m माइनस m इंटू यू है। अब प्रॉब्लम जो रहती है ना बच्चों की 1 और 2 की रहती है। जैसे यहां पे 2 लिखा है तो यहां उल्टा करना है, यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा। यहां पे 2 लिखा है तो यहां पे 2 लिखूंगा, -1 और ये आएगा U2। सिंपल हो गया याद। दोबारा देखो, मान लो मैंने लिखा V1, V1 क्या आएगा, M1 प्लस M2 यहां डिवाइड में और M1 प्लस M2 यहां डिवाइड में। मुझे ऐसा याद रहता है हमेशा, M माइनस M2 माइनस M1 ऐसा कुछ था और U था यहां पे, है ना, यहां U था, तो कैसे लिखेंगे, V1 है यहां पे, V1, तो यहां पे क्या आएगा, M2 U2। V1 है यहां पे तो 1 2 और 1 है तो 1। ये मेरा फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले आ गए। आपको इसको ऐसे याद करने हैं, सिंपल तरीका है सर।